Assalamu alaikum students. Uh, let's begin our next lecture on the topic of differential amplifiers. तो यहाँ पे हमने जो है पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको पोर्शंस एक्सप्लेन किए थे। उसके अंदर हमारे पास था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स क्या चीज़ें हैं। उसके बाद है कि इसके अंदर जो है कॉमन मोड और बायसिंग और ये एस्पेक्ट्स क्यों इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो है एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का स्मॉल सिग्नल एसी मॉडल बना के फिर स्मॉल सिग्नल इधर प्लेस करके सॉल्व किया था और इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस और तमाम पैरामीटर्स तकरीबन एवेल्यूएट किए थे। और फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे एमिटर डीजेनरेशन रेजिस्टर आर ई अगर लगा हुआ है तो आपके पास क्या इम्पैक्ट आएगा उसका। बेसिकली वो तमाम एडवांटेजेस जो आपको नॉर्मली जो है डीजेनरेशन रजिस्टर के साथ आपको मिलते थे एक सिंपल कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, वो सारे के सारे एडवांटेजेस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है, तो और जैसे कि इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास जो है बीटा प्लस 1 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, आउटपुट रेजिस्टेंस उसी तरह रहेगी और जो गेन है वो आपके पास जो है रिड्यूस हो जाएगा 1 प्लस जी एम आर ई के बराबर तकरीबन। ठीक है, तो फिर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, कि अगर आपके पास किसी भी सर्किट के अंदर जहाँ पे एक साइड पे इस तरह की पोस्ट, एक तो पहली चीज़ है कि कम्प्लीटली मैच्ड सर्किट्स हों, लेकिन यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज है और जितनी पॉजिटिव वोल्टेज इधर है उतनी ही ग्राउंड के अबाउ सिमेट्रिक इधर नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा कि इसके क्रॉस प्लस वीबीई और इसके क्रॉस माइनस वीबीई, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एमिटर पे है और नेगेटिव आपके पास जो है बेस के ऊपर है, तो इस तरह की वोल्टेजेस आएंगी। अच्छा, याद रहे कि ये स्मॉल सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि अगर ये आपके पास पहला सिग्नल है, ये इस तरीके से पीक्स और ट्रफ्स आ रही हैं, ठीक है, तो जो सेकंड सिग्नल है उसके इस तरीके से ट्रफ्स और पीक्स आ रही होंगी अबाउट द सेंट्रल लाइन। ठीक है, तो मतलब कि ये स्मॉल सिग्नल के अंदर आउट ऑफ फेज, ये नेगेटिव साइन जो है आउट ऑफ फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपके पास जो करंट एक फ्लो कर रहा होगा उतना ही करंट आपके पास यहाँ से फ्लो करेगा सिमेट्रिक, और उसके केस में आपके पास यहाँ से नेट करंट जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये ग्राउंड के ऊपर फिक्स रहेगा, तो ये वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है। पर इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दोनों वोल्टेजेस आपके पास जो है एक दूसरे के ऑपोजिट पोलैरिटी में है स्मॉल सिग्नल, तो उस केस में ये यहाँ पे एक्चुअल फिजिकल ग्राउंड नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। और इस पॉइंट के अबाउट जब ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी मैं ये जो सेंट्रल लाइन है बिल्कुल इसके अबाउट अपने सर्किट को डिवाइड करता हूँ। तो जब आप डिवाइड करने लगेंगे, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो ये रजिस्टर तो आपके पास वैसे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसको तो यूज़ नहीं करेंगे, तो ये आपके पास एंड पॉइंट है सर्किट के अंदर। ठीक है, ये ज़ीरो था, तो जब आपने सेपरेट सर्किट्स बनाने हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, आप इसकी जगह ग्राउंड प्लेस कर देंगे सोल्व करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली नहीं, ग्राउंड आपने ऐसे नहीं करना कि ये सर्किट बनाया, सर्किट तोड़ के ग्राउंड लगा दिए, सर्किट ये डिफरेंशियल ही आपके पास बना होगा, लेकिन यहाँ पे ना आपने इस तरीके से करके सोल्व करने के लिए आप कर सकते हैं कि इस तरह से जब ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, आप एक हाफ सर्किट को सोल्व करेंगे। वी आई डी के लिए मैं पूरा सोल्व करता हूँ, यहाँ पे माइनस वी ओ डी बाई टू आ जाता है। इन प्रिंसिपल हमारे पास इधर क्या आएगा, मेरे ख्याल में जो रिजल्ट आना है वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे जाके माइनस, अगर मैं ये करूँ कि मेरे पास वी ओ डी वी ओ वन क्या है, लेट्स से। ठीक है, अब मैं जितना ये पहले हमने स्टडी किया उसके हिसाब से गैस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस जी एम आर सी टाइम्स वी आई डी ओवर टू। ठीक है, ये मेरे पास वी ओ वन आ जाता है। ये वी आई डी बाई टू इधर अप्लाई किया था तो यहाँ पे भी वी आई डी बाई टू आ गया। इस केस में देखते हैं जो मिरर हाफ है,
क्योंकि फ़र्क क्या पड़ा है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये VID/2 की बजाय माइनस VID/2 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा VO2 इज इक्वल टू, अच्छा अब याद रखें कि ये जो माइनस साइन है ये इसके इधर माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ जाएगा ये पॉजिटिव GMRC टाइम्स VID/2। तो एग्जैक्ट उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे रहा है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा है कि यहाँ पे क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है तो प्लस आ गया। अब ओवरऑल जो V आउटपुट मैंने निकालनी है वो मेरे पास किसके बराबर है, ओवरऑल V आउटपुट इज इक्वल टू VO2 माइनस VO1, ठीक है। अब ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है, अगर मैं ये पहले VO2 को लिख लेता हूँ इधर, ठीक है, GMRC को कॉमन ले लिया और अगली साइड के ऊपर मेरे पास चीज़ आ गई यहाँ पे VID/2 माइनस, यहाँ पे ये इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, माइनस VID/2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो VID यहाँ पे ये साइन प्लस हो जाएगा, VID/2 प्लस VID/2 हमारे पास किसके बराबर आएगा, VID के, तो ये होगी टर्म GMRC VID, और यहाँ पे अगर जो है हम इसको VID को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा AD डिफरेंशियल के केस में इज इक्वल टू GMRC। तो ये वही गेन रिजल्ट आ गया हमारे पास जो कि हमने पहले इधर एवेल्युएट किया था इसके बगैर GMRC, ठीक है। तो हमने वही रिजल्ट कर लिया, लेकिन इधर हमें एडवांटेज क्या है, हमने ये सारे प्रिंसिपल्स और जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े ये अप्लाई किया, आधे सर्किट को सॉल्व किया, और यहाँ पे बाय डेफिनेशन आपको पता होगा कि बाकी आधे का रिजल्ट जो है वो इसी के ऑपोजिट पोलैरिटी के साइन में आएगा। मतलब जब ये चीज़ आपके पास आ गई है तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसके बाद इधर जो है GMRC VID/2 था, इधर आप क्या करेंगे, माइनस के साइन के साथ है, ये माइनस इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, माइनस है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस को फिर माइनस से एक मल्टीप्लाई करेंगे माइनस VID/2 से, तो वो ये आपके पास प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद ये वाला स्टेप आपको पता है, तो डायरेक्ट जो है ये करने के बाद आउटपुट्स को लिखेंगे तो GMRC आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरे केस में क्या है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टर्स लगे थे तो इधर भी रेजिस्टर्स आ जाएंगे, उस केस में भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। और कॉमन एमिटर और कॉमन एमिटर विद डीजेनरेशन आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर सीख लिया हुआ है कि कैसे ये चीज़ अचीव करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो मैच्ड सर्किट्स के केस में ये कॉमन मोड गेन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने सोचा है, ये क्वेश्चन आंसर तो नहीं सेशन डायरेक्ट आ रहा, पर यहाँ पे मैं आपको ना कुछ एक कॉन्सेप्ट दे दूँ, उसके बाद हम ये इस पे चलेंगे। हमारे पास जो DC बायसिंग के लिए हमने अपने ट्रांजिस्टर को प्रोवाइड किया होता है जो भी सिग्नल, उसको हम कहते हैं V कॉमन मोड, CM, ये कैपिटल ही एक तरह का समझें। जो हमारे पास स्मॉल सिग्नल डिफरेंशियल इनपुट है वो हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है VID से। पर इसके अलावा ये भी हमारे पास चीज़ पॉसिबल है कि हमारे पास इसको मैं ये DC बायसिंग को फर्दर आगे लिख लूँ, इज इक्वल टू DC कॉमन मोड वोल्टेज इज इक्वल टू, ठीक है। तो DC कॉमन मोड वोल्टेज क्या हो गया, स्मॉल सिग्नल डिफरेंशियल इनपुट का हो गया। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपके पास स्मॉल सिग्नल कॉमन मोड वोल्टेज हो, स्मॉल सिग्नल
कॉमन मोड वोल्टेज, ये भी एक चीज़ है। और इसको हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VICM इनपुट के लिए जो है VI डाल दिया और आगे जो है आपने CM लिख दिया, तो ये हमारे पास होता है स्मॉल सिग्नल। अब ये इन चीज़ों का मतलब क्या है, तो मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ स्केच कर देता हूँ। हमारे पास वही ट्रांजिस्टर का सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है और जो दूसरा ट्रांजिस्टर है वो हमारे पास यहाँ पे है, और ये आगे जो भी सर्किट में चीज़ें हैं ये यहाँ पे लगी, मैं उसका नहीं कर रहा एक्सप्लेन, ठीक है। और इन दोनों जगहों के ऊपर इनपुट्स हैं। तो हम इसको आमतौर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारे पास इधर जो है ये प्लस माइनस दिस थिंग इज VID/2, ठीक है। ये पॉजिटिव एक सिग्नल इधर अवेलेबल है, ये हमारे पास स्मॉल सिग्नल AC है। इसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव और प्लस साइन के साथ VID/2 है, जिसका मतलब है इस नोड पे जब आप देखेंगे तो वो माइनस साइन आ जाता है आपके पास। फिर आपके पास क्या होता है, ये जो भी इधर सर्किटरी बनी हुई है, फिर क्या आपके पास चीज आती है कि ये डिफरेंशियल को इकट्ठे करके यहाँ पे आपके पास चीज आती है DC कॉमन मोड वोल्टेज, ठीक है। ये DC कॉमन मोड है कि जब आप इसको चेक करेंगे बेसिकली DC के अंदर, तो ये दोनों आपके पास सप्रेस हो जाएंगे। इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सप्रेस हो जाएगा क्योंकि ये AC सिग्नल है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, और ये कॉमन मोड वोल्टेज दोनों जगहों पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें सेंस समझ आती है। ये चीज़ें तो हमने जो है पहले भी अभी करके देखा था कि जी कॉमन मोड हमारे पास DC बाइसिंग में वोल्टेज थी, और फिर AC के केस में हमारे पास VID/2 और -VID/2 थी। लेकिन अब एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको कॉमन मोड स्मॉल सिग्नल वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वो मेरे पास एक चीज़ और सिग्नल यहाँ पे भी एक अवेलेबल है, जिसके बाद जाके ग्राउंड आ रहा है, और इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास है VICM, ठीक है, कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज। अब ये जो दो टर्मिनल्स हैं, ये मैं इसको 1 टर्मिनल कहता हूँ और इसको मैं 2 टर्मिनल कहता हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे इनमें से हर वोल्टेज की वजह से बताऊं कि सिग्नल में क्या इम्पैक्ट आता है, तो मेरे पास क्या चीज़ आती है कि जी ये जो कॉमन मोड वोल्टेज है, ठीक है, ये मेरे पास है 1 के केस में और ये मेरे पास है 2 के केस में। तो जो कॉमन मोड वोल्टेज है उसकी वजह से इन दोनों केसेस में मेरे पास एक सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन आ रही है और वो DC है, तो ये मेरे पास हो गया कॉमन मोड की वजह से। इधर मैं ये कलर येलो जो है मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि जी ये इसको मैंने येलो से शो किया। कॉमन मोड जो वोल्टेज है वो दोनों के केस में आ रही होती है। फिर ये जो VID/2 और -VID/2 है, ये कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऑरेंज कलर के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक इस तरह का एक AC सिग्नल इसके ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास आउट ऑफ फेज इस तरह का AC सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो ये इन दोनों की वजह से है। अगर मैं खाली DC को देखूंगा तो मुझे खाली ये कॉमन मोड चीज नजर आएगी। अगर मैं AC को देखूंगा तो कॉमन मोड नहीं, मुझे 0 के अबाउट VID/2 और -VID/2 नजर आएगा। तो अब ये VICM क्या है, ये क्या बला है, ये कहाँ से आएगी, इसको कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं।
ठीक है, ये एक फंडामेंटल एक प्रॉब्लम आती है। ये जो कॉमन मोड है हमारे पास, ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि हमारे पास इन मोस्ट केसेस नॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह का अजीब व गरीब सा जो है ना ये सिग्नल है, वाइट नॉइज है, कि इसको हम देखेंगे ना तो ये ग्राउंड के अबाउट हमें इस तरीके से नजर आ रहा होगा। ये आपके पास जो है 50 हर्ट्ज की कोई नॉइज है, कोई चीज़ है, लैब की सेटिंग में आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको इस तरह की चीज़ें, अजीब से सिग्नल्स जो है नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वो है, ये आपके पास हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर चीज़ अवेलेबल होती है और काफ़ी ये नॉइज के सिग्नल होते हैं। तो ये जो कॉमन मोड हमने इनपुट के ऊपर बताया, ये इस तरह का नॉइज सिग्नल है जो कि डीसी प्लस डिफरेंशियल के अंदर फर्दर ये चीज़ भी ऐड होगी। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर। अब ये डिफरेंशियल क्यों नहीं है? ये डिफरेंशियल इसलिए नहीं है कि जो भी इस तरह की नॉइज होती है वो आमतौर पे एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर जो है आपके पास आ रही होती है। और अगर ये जो दोनों ट्रांजिस्टर्स की तारें हैं ये एक दूसरे के तकरीबन करीब हैं, तो जो ये माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी या जो आपका एफएम रेडियो है, एएम रेडियो है, ये इस तरह की कोई भी और चीज़ है, उसकी वजह से जो ये नॉइज आपकी तारों के ऊपर पिकअप होगी, ठीक है, वो दोनों तारों के ऊपर बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि तारें आपके रिलेटिवली करीब हैं। एंटीने, जो एंटीना एमिट कर रहा है इस नॉइज को, मसलन के जो एफएम का जो टावर लगा हुआ है, ठीक है, एफएम 101 जो भी इस तरह के आप समझ लें, उनका टावर लगा है, या एएम जो है जो पाकिस्तान रेडियो के हैं, वो टावर के और आपके एंटीनों, ये जो दोनों तारे हैं इनके दरमियान में फासले को अगर देखें तो वो टावर से आपका बहुत ज़्यादा फासला है, और इन दोनों तारों का तकरीबन एक दूसरे के बहुत करीब है एज कम्पेयर टू जितना इन तारों का उस टावर से फासला है, जिसकी वजह से दोनों तारों के ऊपर एक जैसा सिग्नल पिकअप होगा। तो इसको हम जो है इस तरीके से करेंगे शो, तो ये बिल्कुल एक ही चीज़ दोनों साइड्स पे रिपीट होगी, ये डिफरेंट नहीं होगा। तो ये सारा करने के बाद, ठीक है, तो ये कॉमन मोड एक चीज़ है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों फ़ायदेमंद नहीं है? कि ये नॉइज़ है, और हम अगर चाह रहे थे कि हमारी आवाज़ है जिसको ये एम्पलीफायर बहुत अच्छे तरीके से एम्पलीफाई करे, तो ये जो नॉइज़ है ये उसको उसके अंदर डिस्टॉर्शन प्रोवाइड करेगी। ये ऐसे ही है जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ये पंखे की आवाज़ का कोई शोर आ रहा होता है, किसी और चीज़ का बैकग्राउंड में आ रहा होता है, तो ये उसी तरह की चीज़ है। आप कोशिश करेंगे कि ये ना नज़र आए। तो इन नेट रिजल्ट हमारे पास जो एक्चुअल इनपुट नज़र आएगी यहाँ पे, ठीक है, ये मैं शो कर दूँ इधर, एक माइनस के क्लिक के ऊपर सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। ये था VICM। अच्छा जी, लेट्स जो नेट सिग्नल आपको यहाँ पे नज़र आएगा और जो नेट सिग्नल आपको इस जगह पे नज़र आएगा, ठीक है, वो क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास, अब ये मैं ड्रा करने की कोशिश करूँगा, हो सकता है कि थोड़ा सा मसला इसमें हो जाए, कि कॉमन मोड के पॉइंट के ऊपर ये इस तरह का नॉइजी नॉइजी सा सिग्नल आ रहा है, और इस तरह करके आ रही है चीज़। और जो सेकंड आपके पास इनपुट है ये वाली, इधर आपके पास जो है ये इस तरह से करके आउट ऑफ फेज इस तरह से सिग्नल आ रहा है। और आप क्या चाह रहे हैं कि इसमें से डीसी का कंपोनेंट आउटपुट पे आपको ना मिले। डीसी का कंपोनेंट नहीं मिलेगा तो ये जनाब जीरो पे शिफ्टेड आपके पास आ जाए। और आप क्या चाह रहे हैं कि ये जो नॉइज है जो कि कॉमन मोड आपके पास इधर आ रही है, जिसको मैं कई बार ड्रा कर चुका हूँ, ठीक है, VICM, जिसकी वजह से ये बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ नहीं आया बल्कि इस तरह की डिस्टोर्शंस आ रही हैं। आप चाह रहे हैं कि इसका भी असर आपके पास ना आए, ठीक है। और मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ ये सॉल्व करने से पहले कि ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना, ये सारे के सारे मसले हल कर देता है। तो अब ये वाले जो है स्लाइड 28 पे जो ये पूरा 19 मिनट्स या 20 मिनट्स के ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप
बाद में सेपरेट पूछ सकते हैं, पर ये सारा आपने जहन के अंदर रखते हुए अभी लेक्चर का अगला पोर्शन सुनना है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम क्या चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं VICM। ये वो नॉइज़ है जो कि FM रेडियो या AM या आपके मोबाइल के GSM वगैरह की वजह से आपके पास आ रही है। ये इंटेंशनल नहीं है, आप चाह नहीं रहे कि GSM को एम्पलीफाई करना है, आप चाह रहे थे कि बोलने वाली आपकी आवाज़ जो है माइक्रोफोन के थ्रू वो एम्पलीफाई हो, लेकिन मसला क्या हो रहा है कि साथ में वो नॉइज़ भी बीच में पहुंच गई। तो अब इस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, जब हमारे पास कॉमन मोड का हमने सॉल्व किया था, ठीक है, VCM के केस में कैपिटल जो है, तो ये हमारे पास DC के केस में था, तो ये मॉडल पूरा सर्किट का DC लगा हुआ था। और यहाँ पे आपको याद रहे कि ये जो करंट सोर्स आपने लगाया है, ये आपके पास विल्सन या कोई इस तरह के किसी विल्सन होगा, विडलर होगा, इम्प्रूव करंट मिरर या कोई ना कोई होगा, लेकिन जो भी है इसकी आपके पास कोई आउटपुट रेजिस्टेंस होगी जो कि इसके पैरेलल में, आइडियल मॉडल के पैरेलल में आएगी, और उसको हम लेट से लेबल कर लेते हैं REE। ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़ का आपने VICM कॉमन मोड उस सिग्नल के केस में जब आपने मॉडल बनाना हो, तो एक्यूरेट मॉडल में ये REE आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये हम आगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास वो REE है जो कि करंट सोर्स के पैरेलल में आ रहा था। उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये R आउटपुट उसके अर्ली इफेक्ट की वजह से कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ रही थी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है इस केस के अंदर कि ये नॉइज को क्या गेन मिलेगा। हमें पता है कि जी DC के केस में गेन जो है आपके पास वो जीरो, आउटपुट जीरो होगी। हमें पता है कि इनपुट डिफरेंशियल के केस में गेन हमारे पास आएगा GMRC। ठीक है, ये माइनस। अब हमने देखना है इसके केस में क्या आएगा, जो वो नॉइज है। अगर ये बहुत अच्छा कोई एम्पलीफायर हुआ तो ये नॉइज के ऊपर सिग्नल जीरो देगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका इस सर्किट को डिवाइड करते हैं मैच्ड हाफ सर्किट्स के अंदर। वो हम कैसे करेंगे, कलर ये येलो नहीं, मैं सही रेड से कर लेते हैं। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से आते रहे, ये RC बराबर है, RC बराबर बना दिए, ये टर्मिनल सेपरेट है उसी तरीके से ये कर दिया, ट्रांजिस्टर्स दोनों एक तरह के उसी तरह आ रहे हैं, ये ऐसे कर दिए। पर यहाँ पे ये जो REE है, हम इसको कैसे डिवाइड करें दो हिस्सों के अंदर। अच्छा, अभी आप लोगों, अगर पिछला लेक्चर आपने क्लियरली लिया था, उसकी समझ आ गई थी, तो आप कहेंगे कि जी ये जीरो बनता है, वर्चुअल ग्राउंड इधर होगा तो हम उस तरह से इसको जो है डिवाइड कर देंगे। पर मेरा आपसे अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये वाकई वर्चुअल ग्राउंड होगा अगर ये VICM और ये VICM दोनों टर्मिनल्स पे एक जैसी वोल्टेज है। अगर दोनों टर्मिनल्स पे एक जैसी वोल्टेज है, तो जो इसके क्रॉस VBE आ रहा है और जो इसके क्रॉस VBE आ रहा है, क्या वो दोनों बराबर नहीं है? दोनों बराबर है ना? क्या इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट है? नहीं, दोनों का साइन भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जितना करंट इधर से फ्लो करना है उतना ही करंट इधर से फ्लो करेगा। ठीक है, तो लेट से मैं इस करंट को कह देता हूं IE, तो ये करंट भी आपके पास IE ही फ्लो करेगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो दोनों करंट्स आ रहे हैं क्या ये करेंगे, क्या ये जीरो वोल्टेज होगी? नहीं, ये दोनों करंट्स KCL लगाएंगे तो मिलके आपके पास फ्लो करेंगे REE में से 2IE। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड नहीं है, ये करंट्स इधर से फ्लो करेंगे तो इधर कोई ना कोई आपके पास वोल्टेज आएगी। अच्छा जी, तो अब अगला सवाल ये आया कि ठीक है, यहाँ पे जीरो तो है नहीं तो हम डायरेक्ट ग्राउंड नहीं कर सकते, अब हम क्या करें? अब इस केस में क्या है कि जी आपको देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस एक तरह का ना, ये रिफ्लेक्शन रूल ही आपके पास लगेगा एक तरह का, कि इसमें से यहाँ पर से जो करंट गुजर रहा है
वो आपके पास है 2IE। ठीक है, तो करंट इधर से ज्यादा गुजर रहा है तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कम नजर आ रही है जिसकी वैल्यू है REE। और इसी पॉइंट से अगर यहां पर से देखें तो करंट आपके पास गुजर रहा है IE। ठीक है, कम करंट गुजर रहा है, इसका मतलब है कि आपको ये रेजिस्टेंस REE इस पॉइंट से देखने पे ज्यादा नजर आएगी और इस पॉइंट से देखने के ऊपर ज्यादा नजर आएगी। कितनी ज्यादा नजर आएगी कि यहाँ पे अगर करंट आपके पास डबल था, ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस आपको जो है वो कम नजर आ रही थी, तो इधर आपको जो रेजिस्टेंस नजर आएगी वो आपको 2REE नजर आएगी। डबल करंट अगर जो है इधर से इस साइड के ऊपर आधा हो रहा है तो रेजिस्टेंस जो है वो इस साइड से इस साइड के ऊपर डबल हो जाएगी। तो इसको दूसरे तरीके से आप यूं भी देख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को शॉर्ट करें तो 2REE और 2REE का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आता है आपके पास, इसको हम एवेल्युएट करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है 2REE, ये मैंने ई सिंगल लिख दिया है पर इन पैरेलल विद 2RE इज इक्वल टू RE। ठीक है, तो आप इसको दूसरे मतलब में जब स्प्लिट करते हैं, जब रेजिस्टर एक इस तरह का आ रहा हो जहां पे दोनों ब्रांचेस मिलके आगे को जा रही हैं, तो उस केस में ये आपके पास जो है स्प्लिट होते वक्त रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। ठीक है, ये इसके से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन होगा वो स्पेसिफिक आप पूछ लीजिए, लेकिन मुझे अभी नहीं आइडिया कि एग्जैक्ट कहाँ पे आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो मैं चाहूंगा कि फर्दर इसको एक्सप्लेन जो है क्वेश्चन आंसर के सेशन में करूँ। ठीक है, तो आपने इसको स्प्लिट किया तो आपके पास यहाँ पे 2REE एक रेजिस्टर आ गया। फाइन, ठीक है, 2REE का आपके पास रेजिस्टर आ गया, तो आपने अब इन सर्किट्स को सॉल्व करना है। आप फर्दर देखते हैं कि जी क्योंकि ये जो नॉइज VICM कॉमन मोड इनपुट जो वोल्टेज थी ये दोनों पे बराबर है, तो किसी भी एक को सॉल्व करेंगे तो वही वोल्टेज आपके पास दूसरे टर्मिनल पे आ रही होगी। तो ये एक तो आपको यहीं पे समझ आना चाहिए कि अगर दोनों सर्किट्स एक जैसे हैं, वोल्टेज दोनों की पोलैरिटी एक जैसी है, तो एक जितनी जो है V आउटपुट 2 और V आउटपुट 1 दोनों बराबर आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो आइडियल केस में जहां पे दोनों सर्किट्स मैच्ड हों, आपके पास कॉमन मोड आउटपुट जो है वो 0 आएगी, उसी तरीके से जैसे DC के केस में आपके पास 0 आई थी। पर फिर भी अगर हम गेन एक साइड का निकालना चाहते हैं, लेट्स से VO1 का निकालना चाहते हैं, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? दो तरीके हैं। एक तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि डीजनरेशन रेजिस्टर अगर ना लगा हो तो आपके पास गेन क्या होना है, -GM/RC। ठीक है, और अगर डीजनरेशन रेजिस्टर लगा है तो इसने किससे डिवाइड होना है, 1 + GM, और उसके साथ ये रेजिस्टर मल्टीप्लाई कर देंगे आप टाइम्स 2REE। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरीके से भी एक तरह का इसको जो है रिजॉल्व किया जा सकता है, या दूसरे अल्फाज में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों एक जैसे ही हैं। GM की जगह α/RE प्लेस करें और सॉल्व करें तो ये यही रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, टाइम्स VICM आ जाता है, इधर करके VICM। इसी तरह सेकंड केस में भी क्योंकि पोलैरिटीज भी सब कुछ वो हैं तो यही रिजल्ट आएगा V आउटपुट 2 के केस में। दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 0 आ गया। तो ये आपके पास एक ऐसा सर्किट आ गया कि अगर वो आपके पास कोई नॉइज आ रही है, ठीक है, जो मर्जी नॉइज हो, FM की हो, GSM की, आपके फोन्स के सिग्नल्स की वजह से हो सॉरी, या किसी भी जो है नॉइज डिस्टोर्शन जो है 50 हर्ट्स की हो, कोई मोटर चल रही है उसकी वजह से कोई पिकअप आ रहा है, मैग्नेटिक कुछ आ रहा है, वो सारी की सारी नॉइज आपके पास इस एम्पलीफायर के अंदर कोई आउटपुट को अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब एक ऐसा सर्किट बना लिया जो कि फर्दर नॉइज कैंसलेशन भी कर रहा है। एक तो है कि जी
आपको कैपेसिटर्स नहीं लगाने पड़ रहे और दूसरा नॉइस कैंसलेशन हो रही है। तो ये तो मतलब कि एक सर्किट ही ये यूज करना चाहिए, कॉमन एमिटर, और वो तो आप लोगों ने ऐसे ही मतलब पढ़े हैं। ये मेन चीज तो ये आ गई। ठीक है, कि इसमें आपने क्या किया है, जो ओरिजिनल एक स्टार्ट में पॉइंट्स इधर एक्सप्लेन किए गए थे, प्रेफरिंग के जी आपको ये डिफरेंशियल सर्किट्स आर मच लेस सेंसिटिव टू नॉइज एंड इंटरफेरेंस देन सिंगल एंडेड सर्किट्स। ये पॉइंट आपको अब जाके मैंने एक्सप्लेन किया, ये कॉमन मोड स्मॉल सिग्नल के बाद, और सेकंड आपने पहले वो बायसिंग का पॉइंट देख लिया था। अच्छा जी, तो ठीक है जी, हर चीज़ परफेक्ट है, हमने एक आइडियल जो है ये सर्किट का देख लिया, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पर यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि ये सब तब होगा अगर आपके पास सर्किट्स हैं मैच्ड। ठीक है, अब आपने लैब में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, ज़्यादा नहीं कर सके आप कोविड-19 की वजह से, लेकिन है कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं और आपने उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में देख लिया होगा कि दो रजिस्टर एग्जैक्ट एक जैसी वैल्यू के ढूंढ के आप दिखा दें लैब में। ठीक है, बल्कि लैब में क्या है, बहुत ही फिजिकली जो है ये बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास जो है एक लेट से 1 किलो ओम का है, तो दूसरा आपको जो है लेट से 1.1 का मिलेगा अगर आप हमारी लैब में चेक करते हैं। ठीक है, और मल्टीमीटर से आप चेक करते हैं इसको। कोई बहुत अच्छी लैब है वहाँ पे 0.1 का हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत ही डिफेंस लेवल की लैब है, ठीक है, यूएस जो है वो डिफेंस के अंदर बड़ा हाई टेक किस्म का काम हो रहा है। ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड रिसर्च है, या सर्न में बैठे हैं, उधर हो सकता है कि आपको चलें 1.0001 के का मिल जाए, लेकिन 100% एग्जैक्ट वैल्यू के आपको मिलना जो है ये नामुमकिन सी बात है। जिसका मतलब है कि ये जितना हमने कहा कि जी आइडियली सब कुछ मैच हो के बड़ा अच्छा रिजल्ट तकरीबन ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल किस्म की बात है। तो अगर ये रेजिस्टर्स एग्जैक्ट मैचिंग नहीं मिल सकते, ये ट्रांजिस्टर्स एग्जैक्ट मैचिंग नहीं मिल सकते, हर केस में आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट आउटपुट पे क्या आएगा, हम ये चीज़ भी एवेल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आप कोई डिफरेंशियल एम्पलीफायर बना बनाया मार्केट से परचेज करते हैं, तो उसकी डाटा शीट पे लिखा होगा कि इसमें तमाम मिसमैचेस की वजह से कितना इम्पैक्ट आना है आउटपुट पे। तो हम इस केस को सॉल्व करने के लिए अभी जो है इसी जो हाफ सर्किट है इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। और हम क्या करते हैं, कहते हैं कि जी हमारे पास जो आरसी था उसके मुकाबले में ये जो सेकंड है ये हमारे पास है आरसी प्लस डेल्टा आरसी। मतलब कि ये सेकंड के अंदर एक तरह का मिसमैच आया हुआ है। और ये डेल्टा आरसी का क्या मतलब हुआ कि अगर ये 1K है और ये वाला मेरे पास जो है ये 1.1K है, तो मैं इसको लिख दूंगा ये 1K प्लस 0.1K है। ठीक है, तो 0.1K जितना इसके अंदर अजाफी या कम उससे होगा उसको डेल्टा आरसी कह दिया। तो हमने चेक करना है कि जी ये डेल्टा आरसी का और जो ये अजाफी है इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1K कह रहा हूँ, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जी ये VO1 का अगर देखें VICM के केस में Q1 पे, तो इसकी आउटपुट तो एग्जैक्ट वैसी आएगी जैसे कि हमने अभी पहले पिछले केस में वैल्यूएट की थी। ठीक है, और जो सेकंड है उसमें क्या होगा, ये आरसी के साथ आपके पास डेल्टा आरसी भी आ जाएगा, और तो कुछ भी नहीं ना चेंज होना। ये अगर 1 की बजाय 1.1 था तो आरसी में 1 प्लस 1.1 आपने लिख दिया आरसी, तो ये आपके पास VO2 आ गया, ये पिछला VO1 है। अब जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जी गेन आपके पास क्या आता है, तो अब वो ज़ीरो नहीं आएगा। ज़ीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये टर्म आपके पास अवेलेबल है। जब VO2 में से VO1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से ये वाली जो टर्म है अल्फा आर सी माइनस अल्फा आर सी, ये हो जाएगी। अल्फा को ज़रा मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अल्फा डेल्टा आर सी आपके पास रह जाएगा, और जो नेट रिजल्ट आता है वो आपके पास आता है माइनस अल्फा डेल्टा आर सी ओवर 2 REE प्लस RE PICM। ठीक है, इन शॉर्ट आपके पास जो है ये वाला
गेन आपके पास आएगा। इसका मतलब है कि अगर मिसमैच आपके पास ज़्यादा है तो जो नॉइज़ है उसको ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन मिलेगी। अगर VICM जो डेल्टा RC आपके पास मिसमैच कम है तो आपके पास इसको नॉइज़ को गेन कम मिलेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने एक रजिस्टर जो है वो 1K का लगाना था और दूसरा जो है आप क्या करते हैं, आपको नहीं मिलता, आप 5K का लगा देते हैं, तो इतना बड़े मिसमैच है तो बिहेवियर नॉइज़ जो है बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप जो है ये 1K है और ये 1.001 है, तो बहुत कम मिसमैच के केस में बहुत कम नॉइज़ को गेन मिलेगा। तो अगर एक अच्छा सर्किट बना हुआ है, एक अच्छी कंपनी ने बनाया है, ठीक है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का है या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के हैं, जो कि ये मैन्युफैक्चरर हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और काफ़ी जो कॉमन आईसीज हैं, मोटरोला हो गए, जितने सेल फोन बनाने वाली कंपनीज हैं ज़्यादातर आईसीज भी अपनी बनाते हैं या दूसरों से परचेज कर रहे होते हैं। तो उस केस में जो है ये डेल्टा आरसी आपके पास बहुत कम होगा। ठीक है, अगर आप लैब में बैठ के खुद ही बनाते हैं और आपने जो है वो, तो जितनी भी कोशिश कर लेंगे आपको जो है ये हो सकता है कि ये एरर इतना कम ना हो सके। ठीक है, लेकिन ढूंढना पड़ता है, पॉसिबल भी है, बट नन द लेस ये एरर आपके पास होगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम फर्दर निकालते हैं कि जी ये डिफरेंशियल जो आउटपुट आई थी डिवाइडेड बाय VICM जो नॉइज़ या कॉमन मोड स्मॉल सिग्नल है उसके बाद, तो ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर आता है। ठीक है, ये पिछले में से बस उसी को, तो ये हमारे पास इस गेन को हम कहेंगे कॉमन मोड गेन, और जो कि डेल्टा RC के मिसमैच की वजह से है। ये भी पॉसिबल है कि किसी केस में आपके पास जो है RC बराबर हो, ट्रांजिस्टर्स का बीटा मिसमैच हो, ठीक है, या जो है करंट्स इनके मिसमैच हों या कोई और चीज़ मिसमैच हो, तो उन तमाम केसेस के अंदर जो है ना आपके पास फैक्टर डेल्टा इधर की बजाय जो है हो सकता है डेल्टा GM आपने लिखा हो, GM प्लस डेल्टा GM, अल्फा प्लस डेल्टा, या इस केस में जैसे RE प्लस डेल्टा RE लिखा हो। तो काफ़ी इस तरह की चीज़ों का भी ना इम्पैक्ट आ सकता है, पर यहाँ पे हमने सिर्फ इस कोर्स में आपने RC के इम्पैक्ट को स्टडी किया। अच्छा जी, तो इसी जो रिलेशन है इसको हम चाहें तो हम, क्योंकि RE की वैल्यू रिलेटिवली काफ़ी कम होती है हमारे पास, तो हम RE को जो है एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से अल्फ़ा और RE दोनों को ही नेगलेक्ट किया गया। अल्फ़ा तकरीबन 1 के बराबर है, इसको नेगलेक्ट कर दें। RE, अब ये आपको पता है कि ये अर्ली इफेक्ट वाली रजिस्टर है 2 टाइम्स, जो कि आपके पास 100 किलो ओम, 200 किलो ओम या मेगा ओम्स भी होगी। RE आपके पास है 25 ओम, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में ये पूरी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, अब डेल्टा की जगह मैं D लिख देता हूँ, DRC ओवर 2REE इसके बराबर। उसको फर्दर इन्होंने क्या किया है कि ये आपने इसको क्या करते हैं RC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये खाली ना एक ख़ास फॉर्म में लाने के लिए, तो वो आपके पास ये चीज़ बन जाती है माइनस RC ओवर 2REE। एक जो RC को मल्टीप्लाई किया था वो न्यूमरेटर में, उसके डिनोमिनेटर में ये 2REE लिख दें, और दूसरी साइड के ऊपर डिनोमिनेटर में RC लिख दिया आपने यहाँ पे करके। तो ये क्या रिलेशन आपके पास आया, इस रिलेशन में जो पहली टर्म है, ठीक है, वो हमें क्या बता रही है, वो हमें बता रही है कि अगर आपने RC जो कि कलेक्टर यहाँ पे बाइसिंग के लिए रजिस्टर लगाया, अगर उसकी वैल्यू आपके पास बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जो करंट सोर्स के केस में आपके पास जो आउटपुट रेजिस्टेंस इधर आ रही है करंट सोर्स की अर्ली इफेक्ट से उधर जो आ रही थी, अगर ये आपके पास बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ बहुत कम है, तो आपके पास कॉमन मोड गेन बहुत कम होगा। आइडियली अगर ये REE इन्फिनिटी हो जाता है तो बाकी जो मर्जी ये एरर आप इधर करते रहें, रिजल्ट आपके पास जो है
ज़ीरो आएगा, नॉइज़ को कोई गेन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि क्यों हमने जो करंट सोर्सेज पढ़ रहे थे उसमें हम चाह रहे थे कि हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो टेंस ऑफ मेगा ओहम में हो या 5 मेगा ओहम हो। उसकी वजह ये थी कि अगर ये 5 मेगा ओहम होता है और ये आपके पास जो है 1 किलो ओहम है, तो 1 किलो ओहम ओवर 10 मेगा ओहम जो है ये आपके पास एक 0.001 आएगा, जिसका मतलब है कि ये इतनी कम वैल्यू हो जाएगी कि 1%, 10% जो एरर है वो मीनिंगलेस होगा। ठीक है, तो ये पहली एक चीज़ आपके पास आ गई कि ये आप इससे जो है पॉइंट अखज़ करते हैं कि जी अच्छे करंट सोर्सेज क्यों बनाने चाहिए थे और आपको पहले क्यों पढ़ाए गए। जो दूसरी ये चीज़ है डेल्टा आरसी ओवर आरसी, ये आपको बता रहा है कि इन दोनों रजिस्टर्स में रिलेटिव डिफरेंस कितना है। ठीक है, ये टर्म इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू आरसी। तो ये हमें क्या कहाँ से पता चलता है, जो आपके पास लैब में रजिस्टर्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं वहाँ से हमें पता चलता है। आमतौर पे जो रेजिस्टेंस है उनकी 1% टॉलरेंस है, 5% टॉलरेंस है, 10% टॉलरेंस है। तो जो 1% टॉलरेंस है उसका मतलब है कि जो आपके पास ये डेल्टा आर सी ओवर आर सी है, 1% के केस में वो ये टर्म आप 0.01 लिख देंगे। अगर आपके पास 10% है तो वो आप 0.1 लिख देंगे। अगर आपके पास जो रेजिस्टर्स हैं वो आपके पास लेट्स से 0.5 के 5% के हैं तो आप इस तरीके से 0.05 लिख देंगे। तो ये जो है ना, ये आपके पास मतलब के रेजिस्टर्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं किस कैटेगरी के हैं, टॉलरेंस लेवल्स होते हैं। तो उन टॉलरेंस लेवल्स की वजह से आप जो है बगैर इसके कि हर बार रेजिस्टर्स मेजर करें, जो कंपनी बनाने वाली है उसने लिख दिया कि जी हम जो रेजिस्टर्स बनाते हैं उनमें मैक्सिमम 5% का फ़र्क हो सकता है जो नॉमिनल वैल्यू से। तो आप इधर सीधा उसकी टॉलरेंस वैल्यू प्लेस कर देंगे, यहाँ पे आप उसकी जो एक्चुअल वैल्यू प्लेस कर देंगे और इधर आप लिख देंगे कि जी जो करंट सोर्स लगाया उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको कॉमन मोड गेन का इधर पता चल जाएगा। तो सरप्राइजिंगली इस सारे के अंदर आप ट्रांजिस्टर के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहे। ट्रांजिस्टर के क्या पैरामीटर है, अल्फा और आर ई, लेकिन एक अच्छा डिज़ाइन सिस्टम के अंदर ये ट्रांजिस्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये सारा गेम जो है आपकी कितने एक्यूरेट रेजिस्टर्स लगाते हैं और कितना एक्यूरेट करंट सोर्स इस्तेमाल करते हैं, वही आपके जो है नॉइज के जो गेन है वो उसको डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे इसमें से पॉइंट्स निकल आए हैं जो कि ना डिबेट और डिस्कस, और अगर आपका एग्जाम वाइवे वाला होता है तो उसमें ये वाली चीज़ें पूछी जा सकती हैं। वाइवे की भी ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली होगी कि अगर टीचर को लगता है कि स्टूडेंट्स ने जो है पेपर जो है वो कहीं से कॉपी करके या कुछ किया है, तो वो आगे फर्दर वाइवा उसका लेके उसकी बेस पे भी नंबर जो है मतलब के कर सकता है। खैर, अच्छा, तो ये आपने जो है कॉमन मोड हमारे पास गेन आ गया जो कि हमारे पास आएगा नॉइज या कॉमन मोड सिग्नल्स के ऊपर, और हमारे पास GMRC जो है वो हमारे पास आ गया था। ये कॉमन मोड आ गया और ये हमारे पास था डिफरेंशियल सिग्नल के ऊपर जिसको हम एक्चुअल एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं। तो अब किसी भी अगर मार्केट से आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर लेते हैं एक चिप के अंदर, ठीक है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का या फिर नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है किसी भी कंपनी का, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, बजाय इसके कि वो अब बताएं कि जी कॉमन मोड गेन क्या है, इसका डिफरेंशियल गेन क्या है, डिफरेंशियल तो उन्होंने बताया होगा, वो लोग क्या करते हैं वो एक पैरामीटर ऐसा आपको बताएंगे जिससे आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि इसके अंदर नॉइज कैंसिलेशन कितनी है एज कंपेयर टू गेन ऑब्टेन। और वो कैसे चीज की जाती है कि आप कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो ये पैरामीटर वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, ये कैसे पैरामीटर होता है, ये होता है कि जी जो आपके पास डिफरेंशियल गेन आया उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन का मैग्नीट्यूड। तो ये आप क्या करेंगे, इस चीज को डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर। तो जब आप ये डिवाइड करते हैं तो ये चीज आपके पास आ जाती है 2GMREE डिवाइडेड बाय डेल्टा RC ओवर RC। तो इसके अंदर क्या आया कि जी GM आपके पास सर्किट का पैरामीटर है,
तो GM जितना आपके पास ज़्यादा होगा, ठीक है, जितनी आपके पास जो है करंट जो आपने सोर्स एक लगाया था उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी आपके पास, और जितनी रेजिस्टर जो लगे हैं कलेक्टर के उनकी टॉलरेंस कम होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके पास कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की रेशो ज़्यादा होगी। ठीक है, आमतौर पे जो है ये आपके पास नॉर्मली जो है 1000 से 10,000 तक पहुंच ही जाता है आराम से। ठीक है, अच्छे सर्किट्स के अंदर 1000 होगा, 10,000 होगा। उसकी बजाय अगर बहुत ही कोई मिलिट्री या एवियोनिक्स लेवल के जो है एयरक्राफ्ट के लिए जब सर्किटरी बननी होती तो उसके अंदर जो है नॉइस को और भी रिड्यूस करने के लिए ना एक बहुत ही हाईली प्रिसाइज किस्म की चिप्स को बनाया जाता है जहाँ पे टॉलरेंसेस बहुत कम होंगी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे पॉसिबल है कि आप जो है तकरीबन जो है 10,000 से भी ऊपर लाख गुना जो है आपके पास इसको गेन ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट सिग्नल है उसको गेन ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉइज। तो ये एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है जो कि आपके पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स के लिए होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है, पूरे उसकी वैल्यूएशन और तरीका यहाँ पे बता दिया गया। अच्छा जी, अब इस सारी चीज़ को हम ज़रा एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, इधर तमाम पैरामीटर्स हमारे पास लिखे हैं, RC लिखा हुआ है, इधर R सिग्नल भी आ रहा है, मतलब और चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर दी। फर्दर क्या है, मीटर डीजनरेशन रेजिस्टर भी है, RE 150 ओम। ठीक है, और जो ये करंट सोर्स आपके पास लगा है आइडियल करंट सोर्स 1 मिली एम्पेयर का है, और जो इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पे शो की गई है 200 किलो ओम की। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक डिफरेंशियल सिग्नल का जो है ये मॉडल इन्होंने बनाया है जिसमें सोर्स रेजिस्टेंस भी है, और हमसे पूछे गए हैं ये चार चीज़ें जो कि अभी मैं एवेल्युएट करता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ हमसे पूछा गया कि जी इनपुट डिफरेंशियल रेजिस्टेंस क्या है। वो हम कहाँ से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। ठीक है, और ये हमारे पास किस केस में आता है, ये चीज़ हमारे पास आती है AC के केस में, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे करंट सोर्स ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये RE 150 ओम का है, 150 ओम का है, और इधर करके ये 200 किलो ओम का एक लगा हुआ है टर्म, और हमसे पूछा गया है कि जी इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जी पहले हम देखते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में क्या रेजिस्टेंस आएगी। उसके लिए हमें पहले निकालना है एमिटर रेजिस्टेंस। ठीक है, RE हमें चाहिए, RE इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और RE हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है, सबसे पहले बल्कि हम अल्फा, ये बराबर है अल्फा ओवर GM के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है IC ओवर VT के बराबर, which can be written as emitter current divided by V thermal divided by emitter current। ये हमारे पास जो है 25 मिली वोल्ट है, और नीचे जो करंट है मीटर का वो हमने फिर आगे देखना है। अब ये 1 मिली एम्पेयर का करंट आ रहा है, ये रेजिस्टर सारे बहुत कम है, यहाँ पे आपके पास जो है ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसको DC एनालिसिस के केस में इग्नोर कर सकते हैं। तो 1 मिली एम्पेयर आ रहा है, 2 में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 50 ओम। तो अब जब यहाँ से रेजिस्टेंस हमने टोटल देखनी है तो डिफरेंशियल के केस में जब हम रेजिस्टेंस इधर से देखेंगे तो ये हमारे पास जो है जैसे कि ये प्लस माइनस करके आएगा,
और सेकंड केस में ये वी सिग्नल या VID/2 इस तरफ प्लस है और ऊपर माइनस है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा वर्चुअल ग्राउंड पे। ठीक है, जब ये वर्चुअल ग्राउंड के ऊपर एक तरह का होगा तो इसका मतलब है ये नीचे वाला रेजिस्टर आपके पास काउंट नहीं होना। ठीक है, डिफरेंशियल, क्योंकि ये इनपुट डिफरेंशियल रेजिस्टेंस है। तो उस केस में आपके पास इधर से रेजिस्टेंस जो आप देखेंगे तो वो आपके पास बन जाएगी 2, मैं लिख लूँ RID है, इस 2 टाइम्स 50 ohms RE प्लस कैपिटल RE 150 ओहम यहाँ से देखने पे। लेकिन जब मैं देखूंगा इस पॉइंट से बेस से तो ये फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा प्लस 1 से, तो ये चीज़ टोटल मेरे पास आ जाएगी 200। 200 को 2 से किया 400 और इससे कर दिया तो ये तकरीबन आ गया 4K अप्रोक्सीमेटली। इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास 200 400 4 किलो ओम के बराबर आ गई। ठीक है, 4K इधर लिख देता हूँ। उसके बाद हमसे पूछा गया है जी ओवरऑल जो है वोल्टेज गेन कितना है। अब ओवरऑल जो वोल्टेज गेन है वो हमने अब निकालना है, तो उस केस में भी हम क्योंकि काम कर रहे हैं ये डिफरेंशियल के केस के अंदर, और डिफरेंशियल में ये पॉइंट अभी भी वर्चुअल ग्राउंड है। ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड का मतलब है ये रेजिस्टर आपके पास काउंट नहीं होना। गेन पूछा है तो वो हमें इस पॉइंट से आगे का गेन तो पता है, इस पॉइंट से आगे का। ठीक है, ये ना कंसिडर करते वक्त VID के मुकाबले में प्लस माइनस, उस केस में हम देखते हैं तो हमारे पास गेन आएगा GM RC ओवर 1 प्लस GM टाइम्स 2 RE सिंगल खाली। ठीक है, ये फर्क इन दोनों में याद रखना है, डबल ई सप्लाई के साथ इसकी तरफ लगा हुआ। तो ये हमारे पास कितना आता है, GM हमारे पास था 1/50 1/50 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/50 times 2 times this is 300 times 300। ये हमारे पास क्या आता है, ऊपर वाली टर्म है 10,000 को 50 से करें, 1000 को 5 से करें, 200 आ जाता है। इसमें साइन प्लस ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस इधर प्लस टर्मिनल ले जाएगा। 200 divided by 1 plus this is 6 is equal to 200 by 7। इस पॉइंट से आगे 200 by 7 का आपके पास गेन आ रहा है, जिसको हम AD कहते होते हैं। AD इज इक्वल टू 200 by 7। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहा, कैलकुलेटर यूज़ करने में टाइम वेस्ट होगा, और मुझे है कि जल्दी से मैं ये लेक्चर को ख़त्म करूँ। ये हमारे पास आ गया 200 by 7। ओके जी, वेरी वेल, नाइसली डन, चीज़ हो गई यहाँ तक का काम। अब आगे हमने क्या करना है कि जनाब ये हमें यहाँ से आगे का तो पता है, लेकिन इन दोनों पॉइंट से V सिग्नल बाय 2 और माइनस V सिग्नल बाय 2 से आगे यहाँ तक का गेन कौन निकालेगा, वो भी तो हमने करना था ना। तो उसके अंदर हमारे पास जो है अब दो अप्रोचेज हैं। ठीक है, तो एक अप्रोच तो ये है कि हम ये हाफ सर्किट की बेस के ऊपर पूरा सॉल्व करें। तो हाफ सर्किट की बेस के ऊपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो है मसलन आप
ग्राउंड कंसिडर करें, ये वाला हिस्सा अभी ना सॉल्व कंसिडर करें, सिर्फ आधे हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं और वहाँ से जो गेन आएगा फिर वो आगे हमारे पास चीज़ आ जाएगी। तो अगर ये हाफ सिग्नल के केस में हम देखें तो इधर से आगे वाला गेन तो हमारे पास यही रहा था ना, यहाँ से इस साइड की तरफ जो गेन था वो हमारे पास बनता था 200/7, लेकिन क्योंकि हम आधी जगह के ऊपर से अभी देख रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा VID/2 से, V आउटपुट 1 जो है। अगर आपने जो है ये इसी के अंदर फर्दर इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है, यहाँ से V सिग्नल बाय 2 से अगर आपने स्टार्ट लेना है तो यहाँ पे आपको डिवाइडर इसका लगाना पड़ेगा। इधर से देखने पे जो रेजिस्टेंस हाफ सर्किट में आपको नज़र आ रही है वो आपको कितनी नज़र आ रही है, वो आपको नज़र आ रही है 50 + 150 × 1K। यहाँ से देखने पे खाली हाफ सर्किट में 2K नज़र आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपके पास 5K लगा हुआ है। तो इस केस में जो वोल्टेज डिवाइडर बनेगा वो आपके पास बनेगा 2K/2 + 7 5 7K, 2 + 5 7K हो गया। इनपुट पे क्या है, V सिग्नल बाय 2 इज इक्वल टू VID/2। तो VID/2 इज इक्वल टू, K से K कैंसिल हो गया, 2/7 V सिग्नल बाय 2। अब ये VID/2 की जो आपने इधर से वैल्यू एवेल्युएट की है वोल्टेज डिवाइडर के साथ, उसको यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। तो इसको ख़त्म करके यहाँ पे हमारे पास चीज़ आ जाती है 2/7, ये नेगेटिव साइन भी इधर है, V सिग्नल बाय 2, ठीक है। इसी को अगर हम जो है VO2 के लिए देखते हैं सेकंड साइड पे तो एग्जैक्ट उसी तरह से है, बस साइन आपके पास जो है यहाँ पे सप्लाई का नेगेटिव आ जाना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा VO2 इज इक्वल टू 200/7 टाइम्स 2/7 टाइम्स V सिग्नल बाय 2। VO2 माइनस VO1, बाकी सारी टर्म उसी तरीके से रहेगी, V सिग्नल बाय 2 में V सिग्नल ऐड हो जाएगा। तो ये जो V आउटपुट डिफरेंशियल बनता है आपके पास, ठीक है, इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करते हुए वो आपके पास आ जाएगा 200, ये बल्कि मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, 400/49 टाइम्स V सिग्नल, और ये जो आपने इधर चीज़ पूछी गई थी VOD/V सिग्नल इज इक्वल टू 400/49, जो कि तकरीबन जो है आपके पास बनता है डिवाइडेड बाय 50। तो मेरे ख्याल में ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 8 के करीब जो है तकरीबन आपके पास गेन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने जो है सेकंड पार्ट भी कर लिया, और इसके अंदर मैं ये तकरीबन रिजल्ट लिख देता हूँ, 8 के करीब है। अच्छा जी, इसके बाद है द वर्स्ट केस कॉमन मोड गेन इफ द टू कलेक्टर रेजिस्टर्स आर एक्यूरेट टू विद इन 1%। अच्छा, अब यहाँ पे इधर क्या किया है कि तीसरे केस में उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कॉमन मोड गेन, जिसको ACM हम कहेंगे, ये स्मॉल होना चाहिए था, ACM उसने पूछा है कि वो कितना होगा अगर 1% एक्यूरेसी है।
तो इसका हमें रिलेशन जो है वो तकरीबन याद था, ये था हमारे पास, मैं वेरीफाई कर लूँगा, आर सी ओवर माइनस साइन के साथ 2 R E टाइम्स टॉलरेंस डेल्टा आर सी ओवर आर सी। ठीक है, अब ये आर सी आपके पास कितना है, आर सी आपके पास है 10K डिवाइडेड बाय ये आपके पास कितना हो जाएगा 400K, और ये मल्टीप्लाई होगा डेल्टा आर सी ओवर आर सी। ये टोटल टर्म आपके पास उसने बताया कि जी 1% है, 0.01 हो गया। तो ये क्या आता है आपके पास 1/40 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। ठीक है, तो ये हो गया 1/4000। ठीक है, -1/4000 आपके पास जो है ACM आ गया, -1/4000 मतलब कि 4000 गुना जो है ये रिड्यूस्ड कर देगा आपके पास जो कोई भी इस तरह का ना सिग्नल आता है। अच्छा, फिर हमारे पास ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो लास्ट चीज़ है, लेक्चर का टाइम भी हो गया तकरीबन, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास है AD डिवाइडेड बाय ACM। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास आएगा 8 डिवाइडेड बाय 1/4000। तो 4000 को 8 से करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 32,000। मतलब कि जितना सिग्नल को गेन मिल रहा है उसके मुकाबले में नॉइज को 32,000 गुना कम गेन मिलेगा। तो ये डीबी में आगे पूछा गया, वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इस तरह निकालना मुश्किल है, लेकिन डीबी के अंदर इन डीबी ये आपके पास होगा 20 log base 10 ऑफ 3200। ये आप लोग 32,000, ये आप लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें और जैसे ही ये ख़त्म होता है तो आप लोगों ने इसका आंसर बताना है, 20 log 10 ऑफ 32,000। और यहाँ पे मैं लेक्चर जो है ये अभी फिनिश कर रहा हूँ। ये हमने एक एग्जांपल कर लिया और इस एग्जांपल के अंदर हमने टोटल ये देख लिया कि सर्किट के अंदर क्या एक्चुअल चीज़ डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम क्या अचीव करना चाह रहे थे और कितना हमने अचीव किया, और कैसे इसकी वर्किंग को आपने देखना है और एनालाइज करना है। चलिए ठीक है जी, अभी अपना क्वेश्चन आंसर सेशन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।